नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई एक पोयम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। दोस्तों, पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, यह पोयम एक एलिजी अथवा शोक गीत है, जिसे 1750 में लिखा गया और 15 फरवरी 1751 में पब्लिश किया गया। इस पोएम का असली टाइटल स्टेंजाज रोट इन कंट्री चर्चयार्ड है। इस पोएम में टोटल 32 स्टेंजाज है, जिनमें 29 स्टेंजाज की पोएम है और अंत में 3 स्टेंजाज का एक एपिटाफ भी है। और इस पोएम की राइम स्कीम है ABAB, जो कि हीरोइक स्टाइल में लिखी गई है, जिसके लिए इयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। इस पोएम में मुख्यतः 4 तरह की लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है, जैसे एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एंजावमेंट और इमेजरी। दोस्तों, इस पोएम में एल्यूजन्स का भी प्रयोग हुआ है। इसमें मुख्यतः 2 तरह के एल्यूजन्स का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इन एल्यूजन्स में विलेज हैम्पडन और क्रोमवेल के रेफरेंस को दर्शाया गया है। इस पोएम को कवि थॉमस ग्रे ने अपने दोस्त पोइट रिचर्ड वेस्ट की मौत पर लिखा था, जो कि एक पोइट थे, और इनको सेंट गिल्स चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। थॉमस ग्रे यह पोएम तब लिखता है जब वह चर्च के कब्रिस्तान के सारी कब्रों को देख रहा होता है, जिससे उसे यह नहीं पता चल रहा था कि इन कब्रों में किसको दफनाया गया होगा। और फिर कवि थॉमस ग्रे इन कब्रों पर लिखे एपिटाफ को पढ़ता है, जिससे उनके बारे में पता चलता है कि इन कब्रों में किस किस को दफनाया गया है। और वह सोचता है कि जब एक दिन कवि की भी मौत हो जाएगी तो उसे भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा और उसकी कब्र पर भी एक एपिटाफ लिख दिया जाएगा, जो उसके अथवा कवि के बारे में लोगों को बताएगा और जानकारी देगा। अब कवि उस कब्रिस्तान में एक कब्र के पास बैठ जाता है और अब दिन ढल गया है तथा रात होने वाली है। तब कवि थॉमस ग्रे इस पोएम में बताता है कि अब वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लविंग हेयर्ड विंड स्लोली ओवर द ले, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे एंड लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। इन लाइनों में कवि चर्च की घंटी के बारे में कहता है कि वह घंटी जो किसी की मौत पर चर्च का पादरी बजाता है, वह बता रही कि आज का दिन समाप्त हो गया है, रात होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, वह घंटी हर रोज़ शाम को भी बजाई जाती है। और जो पशुओं के झुंड हैं, वो घास के मैदानों में से आवाज़ें निकालते हुए वापस आ रहे हैं। और जो हल चलाने वाले किसान हैं, वो भी सारा दिन खेत में मेहनत करने के बाद अब थके हुए घर की तरफ आ रहे हैं, तथा उनके पीछे पीछे अंधेरा या रात और गहरी होने लगती है, जो दुनिया को और मुझको अथवा कवि को अंधेरे के लिए छोड़ देती है। और अब साएं से रात हो रही है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर ए सोलोमन स्टिलनेस होल्ड्स, save where the beetles wheels his drowning flight, and drowsy twinkling lull the distant folds। इन लाइनों में कवि कहता है कि कुछ समय पहले तक जो मैदान बहुत खूबसूरती से चमक रहा था, वो अब दिन ढलने के साथ साथ धुंधला हो रहा है, और जो हवा है उसमें एक गंभीर शांति ही छा गई है। परंतु जो बीटल एक प्रकार की मच्छर या इंसेक्ट होता है, सिर्फ वही अब हवा में उड़कर आवाज़ें कर रहा है। और जो थके हुए पशुओं के झुंड हैं, वह अपने अपने घरों की ओर वापस आ रहे हैं। उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज़ भी आ रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, द मोपिंग ओवल डज टू द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोवर, मोलेस्ट हर एंशियंट सोलिटरी रेन। इन लाइनों में कवि कहता है कि इन सब के अलावा चर्च टावर जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, उसके ऊपर बैठे हुए उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है, जो कि चांद की तरफ मुँह करे हुए है और चांद को शिकायत कर रहा है कि कोई बाहरी अथवा
कवि के बारे में जो उस कब्रिस्तान में घूम रहा है कि उस उल्लू के अकेलेपन या उसकी शांति को कवि भंग कर रहा है। वह चांद को शिकायत करता है। Beneath those rugged elms that ye trees shade, where heavens the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell for ever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। इन लाइनों में कवि उन इल्म के पेड़ों के बारे में बात करता है जो उस चर्च के कब्रिस्तान में हैं, जो कि इल्म के पेड़ों की जड़ें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन से ऊपर उठी हुई हैं और इनकी छांव हमेशा यू के आकार में बनी रहती है। और यह इन पेड़ों के नीचे जो एकदम सुंदर घास उगी हुई है, कवि कहता है कि इसके नीचे हर व्यक्ति अपनी अपनी कब्र में दफन है, जो कि उस गांव से ही हैं जहां यह कब्रिस्तान बना हुआ है। और ये लोग एकदम शांत हैं अथवा अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, जो कि पूरी तरह सभ्य नहीं थे अथवा जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, न ही उनको रहन सहन के बारे में ज़्यादा पता था। और वे लोग मर चुके हैं अथवा उन्हें अब इन कब्रों में दफनाया गया है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम स्ट्रा बिल्ट शेड, कॉक श्रिल क्लैरियन और द इक्लोइंग हॉर्न, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो सुबह सुबह बहुत ही महकदार सुबह होती है या ठंडी हवा चलती है और जो पक्षी सुबह सुबह अपने अपने घास के घोंसलों में चहचहाने की आवाज़ें निकालते हैं और जब सुबह के समय मुर्गे की भी बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जब बहुत तेज़ी से जब पशुओं के झुंडों की आवाज़ें आती हैं, तो ये सभी एक्टिविटीज़ भी इन कब्रों में दफन व्यक्तियों को इनकी नींद से जगा नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा के लिए मर गए हैं। फॉर दैम नो मोर दी ब्लेजिंग हर्ज सेल बर्न और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न और क्लाइंब हिज नीज द इनवेड किस टू शेयर। इन लाइनों में कवि उन लोगों के बारे में बात करता है जो मर चुके हैं और इन कब्रों में दफन है, कि उन लोगों के खाने बनाने के लिए फिर कभी धधकता हुआ चूल्हा नहीं जलेगा और इनकी पत्नियां भी अब साय के समय इनकी देखभाल नहीं करेंगी। और जब ये लोग साय के समय घर जाते थे और इनके बच्चे भागकर इनके पास आकर इन लोगों को किस करते थे, अब वे बच्चे भी भागकर इनके पास नहीं आएंगे और न ही वे बच्चे अपने पापा की किस के लिए एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनके पापा अब मर चुके हैं और वे इनसे मिलने नहीं आ सकते। Often did the harvest to their sickle yield, their furrow often the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bold the woods beneath their sturdy stroke। इन लाइनों में कवि उन मरे हुए लोगों के जीवन के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो लोग अपनी पकी हुई फसल को दराती के द्वारा काटते थे और वे लोग हल द्वारा ज़मीन को फसल बोने के लिए तैयार करते थे। और जब वे सारा दिन खेत में मेहनत करने के बाद सभी एक साथ घर लौटते थे तो वे बहुत खुशी महसूस करते थे और वे इतने ताकतवर होते थे कि अपने एक ही जोरदार प्रहार से बड़े बड़े पेड़ों को भी काट देते थे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। इन लाइनों में कवि उन लोगों के बारे में बताता है जो कि मेहनती और परिश्रमी लोगों को मजाक करते हैं कि ये लोग असभ्य हैं। कवि कहता है कि उन महत्वाकांक्षी लोगों को इन लोगों की परिश्रम और मेहनत का मजाक नहीं करना चाहिए और न ही उनके घरों की खुशियों का और न ही उनके जीवन का जिसमें वे सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और न ही लोगों को इनके बारे में सुनकर इनके बारे में इतनी बुरी तरह से इनका मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि इन गरीब लोगों की तो छोटी छोटी कहानियाँ ही होती हैं अथवा ये पूरी दुनिया में नहीं घूमे फिरे होते हैं, ये सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित होते हैं
तो इनका किसी भी लोगों को मजाक नहीं बनाना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, द पंप ऑफ पावर and all the beauty, all that wealth gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory led but to the grave। इन लाइनों में कवि लोगों को कहता है कि जो इस दुनिया में लोगों को घमंड है कि उनका जन्म एक शाही परिवार में या शाही राजघराने में हुआ है, या उनको उनकी ज़्यादा शक्तिशाली होने पर अहंकार है, या उन लोगों को लगता है कि वे बहुत सुंदर हैं, और जो उनको लगता है कि उनके पास भगवान की दी हुई बहुत सारी दौलत है, उन्हें कभी भी इन चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत इन सभी लोगों का उस स्थान पर वेट कर रही है जिस 1 घंटे को कभी भी नहीं टाला जा सकता। और ये जो वैभव अथवा इच्छाएं हैं, ये सभी लोगों को उनकी मौत तक ले जाने वाली चीज़ें हैं। Nor you ye proud impute to these the fault, if memory over their tombs no trophies raise, where through the long drawn assaults and fretted vault, the pealing anthem swells the note of praise। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो लोग अमीर हैं उन्हें गरीबों को उनके रहन सहन से इतने बुरे तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि इन गरीब लोगों की कब्र पर कोई एपिटाफ भी न लगाया जाए जिससे कि इन्हें थोड़े समय तक याद किया जा सके, और न ही कि इनके लिए पीलिंग एंथम गाकर उनके लिए कोई प्रार्थना की जाए। अमीरों को गरीबों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैन स्टोरिड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। इन लाइनों में कवि मरे हुए व्यक्तियों के बारे में कहता है कि यदि उनकी अस्थियों को किसी सुंदर दिखने वाले कलश में रख दिया जाए, या उस व्यक्ति के जैसी दिखने वाली कोई पत्थर की मूर्ति उसकी कब्र पर बना दी जाए, जैसे अमीर लोगों की कब्र पर पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो क्या ये ऐसी चीज़ें इन मरे हुए लोगों की सांसें वापस ला सकती हैं अथवा मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती हैं? क्या कोई इनकी इतनी प्रशंसा कर सकता है कि जिससे इनके मर्द शरीर में जान डाल सके? या क्या इन मरे हुए लोगों की कोई चापलूसी करके इनके ठंडे पड़े हुए कानों को खुश कर सकता है? Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed, or wigged to ecstasy the living lyre। इन लाइनों में कवि मरे हुए लोगों की जगह अथवा कब्रिस्तान के बारे में बात करते हुए कहता है कि जो ये मरे हुए लोगों की जगह को बेशक नज़रअंदाज कर दिया गया हो, लेकिन इन मरे हुए दफन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो एकदम टैलेंटेड, स्किल्ड और जिनके दिल में एक अलग तरह की चिंगारी हो। ये लोग इतने मेहनती थे कि जैसे इनके हाथ किसी राज्य पर राज करने के लायक हो, और या फिर इन लोगों में से कुछ इतनी अच्छी वीणा अथवा बांसुरी बजाते हो जो किसी भी व्यक्ति को परमानंद दे सकती हो। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, चिल पेन्योरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, एंड फ्रोजन द जेनियल करंट ऑफ द सोल। इन लाइनों में कवि इससे पहले वाले स्टेंजा जारी रखते हुए कहता है कि इन लोगों के लिए ज्ञान ने भी अपनी आंखें नहीं खोली, और जो अमीर लोग हैं समय का जो दुरुपयोग करते हैं वे कभी भी इनकी तरह अनियंत्रित नहीं हुए, क्योंकि इन गरीब लोगों के टैलेंट या स्किल को इन लोगों की गरीबी ने ही दबा दिया था, और जो इनकी आत्मा में एक अलग ही तरह की ताकत थी उसे इन लोगों की गरीबी ने शांत कर दिया। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सिरेन, द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशियन बियर, फुल मैनी ए फ्लावर्स इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर। इन लाइनों में कवि समुद्र में पाए जाने वाले मोतियों या कीमती पत्थरों की तुलना उस गांव के गरीब और मेहनती व्यक्तियों से करते हुए कहता है कि
बहुत से सुंदर, प्योर और चमकदार मोती होते हैं। वो समुंदर की बालू या रेत से भरी गुफाओं में छिपे होते हैं। और बहुत से ऐसे खुशबूदार और सुंदर फूल जो कि रेगिस्तान में होते हैं, जिन्हें लोगों की नज़रें देख नहीं पाती। और अपनी सुंदरता को वे सुंदर फूल एक तरह से रेगिस्तान में ही ख़त्म कर देते हैं। सम विलेज हैव डन दैट विद dauntless breast. The little tyrant of his fields withstood. Some mute inglorious Milton here may rest. Some Cromwell guiltless of his country's blood. इन लाइनों में कवि इस गांव के लोगों का कंपैरिजन जॉन हैम्पडन से करता है। दोस्तों, जॉन हैम्पडन एक प्योरिटियन पॉलिटिशियन था जिसने पूरे साहस और निडरता के साथ किंग चार्ल्स फर्स्ट की पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में टैक्स पे करने का विरोध किया था। कवि इस गांव के लोगों को जॉन हैम्पडन की तरह कहता है कि इस गांव के लोग भी एकदम निडर और साहसी रहे होंगे, जिन्होंने हर छोटे से भी अत्याचार का निडरता के साथ सामना किया होगा। और गांव के कुछ लोग मिल्टन की तरह भी होंगे। जैसे जॉन मिल्टन की थोड़ी ही उम्र में डेथ हो गई थी, वो दुनिया को अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखा सके। उसी तरह इस गांव के लोग भी छोटी उम्र में कुछ लोग मर गए होंगे, जिससे वो अपना टैलेंट दुनिया को नहीं दिखा सके। और इनमें से कुछ लोग ओलिवर क्रोमवेल की तरह रहे होंगे। दोस्तों, ओलिवर क्रोमवेल एंटी रॉयलिस्टिक थे, जिन्होंने थोड़े समय के लिए ब्रिटेन पर राज किया था और किंग चार्ल्स वन को गद्दी से हटा दिया था। ऐसा करने के लिए ओलिवर क्रोमवेल ने अपने देश में कुछ खून भी बहाया था। और कवि कहता है कि इस गांव के लोग भी हो सकता है कि क्रोमवेल की तरह राजा बनने के लायक हो। कवि कहना चाहता है कि यदि इस गांव के लोगों को भी मौका मिलता तो ये भी अपने आप को पूर्ण कर पाते, जैसे जॉन हैम्पडन, जॉन मिल्टन और ओलिवर क्रोमवेल थे। ये भी अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा पाते। The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land, and read their history in a nation's eyes. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब कोई सीनेट का सदस्य भाषण या कमांड देता है तो लोग उसकी बड़ाई अथवा वाहवाही करते हैं, परंतु इन गरीब लोगों को किसी प्रकार की वाहवाही नसीब नहीं हुई। और जो इन गरीबों की ज़िंदगी में दुख या दर्द थे, उन दुख दर्दों ने उन्हें बहुत कमज़ोर बना दिया था, जिससे कि यह अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सके। और अपने देश के इतिहास में ये लोग कोई योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि इनकी गरीबी ने इन्हें शारीरिक व मानसिक तौर पर कमज़ोर बना दिया था। Their lot forbade, nor circumscribed alone, their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. इन लाइनों में कवि कहता है कि इन गरीब लोगों के हालात ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ रखा था। इन पर इतने प्रतिबंध थे जिनके कारण ये अपने टैलेंट या गुणों को नहीं सुधार पाए और न ही इन गुणों को ये बढ़ा पाए, बल्कि ये ज़िंदगी में इतने मजबूर थे कि ये कोई ऐसा अपराध भी नहीं कर पाए जिससे इतिहास में इन्हें इनके बुरे कामों से ही जान सके। इन लोगों ने कभी बिना किसी राजगद्दी या राज सिंहासन पाने के लिए किसी का भी वध नहीं किया या किसी का भी खून नहीं किया, और इंसानियत या मानवता के लिए कभी भी इन्होंने अपने दया के दरवाजे बंद नहीं किए। The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the sheen of luxury and pride, with incense kindled at the muse's flame. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब ये लोग अपना जीवन जीने के लिए जो मेहनत करते थे, जिसमें इनको बहुत कष्ट होता था, तो ये अपने कष्ट को लोगों से छुपाते नहीं थे और न ही कभी अपनी मेहनत करने में कोई शर्म महसूस करते थे। या इन लोगों के पास कभी इतना समय ही नहीं होता था कि ये इस खाली समय में अमीर लोगों के आनंद और गौरव की चापलूसी कर सके या इनके बारे में सोच सके, और न ही इनके पास इतना समय था कि
सवर की देवी अथवा सरस्वती की मूर्ति के आगे अगरबत्ती जलाकर उसकी उपासना कर सके। कवि कहना चाहता है कि इन लोगों के पास अपनी दिनचर्या में अपनी मेहनत के अलावा खाली समय ही नहीं था जिससे कि ये दुनिया की दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सके। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ, देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्टे along the cool sequestered vale of life, they kept their noiseless tenor of their way। इन लाइनों में कवि कहता है कि वे गरीब और मेहनती लोग दुनिया की पागल भीड़ से जो एक दूसरे से झगड़ा करती रहती है उससे वो बिल्कुल दूर थे और न ही दूसरे लोगों की तरह कोई घिनौना कार्य करते थे या किसी भी घिनौने कार्य में वो न कोई संघर्ष करते थे। और उन मेहनती लोगों की इच्छाएं बिल्कुल शांत थी जिसके कारण वे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी नहीं भटकते थे, जिसके कारण वे अपने जीवन को एक शांत और एकांत के वातावरण में व्यतीत करते थे जिससे वो अपने तरीके से जीवन में शांत माहौल बनाए रखते थे। Yet even these bonds from insult to protect, some frail memorial still erected nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decades, implores the passing tribute of a sigh। इन लाइनों में कवि कहता है कि ये जो गरीब और मेहनती लोग थे इनकी यह इच्छा थी कि इन्हें जहाँ दफनाया जाए वहाँ इनका स्थान बिल्कुल एकांत में हो और मरने के बाद इनके मर्त शरीर के साथ कोई भी बुरा व्यवहार न किया जाए। और इनकी कब्रों पर कमज़ोर स्मारक बनाया गया है, आकारहीन मूर्तियों की उनकी कब्रों के पास रखा गया है और इनकी कब्रों के पास कुछ लाइनें लिखी गई हैं जिसे जब भी कोई व्यक्ति उनकी कब्रों के पास से गुजरता है तो वह इन सब चीज़ों को देखकर उस मरे हुए व्यक्ति को एक श्रद्धांजलि अर्जित कर सकता है। Their name, their years spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegies ply, and many a holy text around sea straws, that teach the rustic moralist to die। इन लाइनों में कवि उन गांव के गरीब और मेहनती लोगों की कब्रों का जिक्र करते हुए कहता है कि इन लोगों की कब्रों पर जो उनके नाम और वो कितने वर्ष तक जिंदा रहे ये सब उनकी कब्रों पर पूरी तरह सजा के भी नहीं लिखा गया है, बल्कि इस जगह पर इनकी प्रशंसा या तारीफ और इनके लिए शोक गीत अथवा एलिजी लिखी जानी चाहिए थी। और उनकी कब्रों पर कुछ बाइबल की लाइनें लिखी गई हैं जो दूसरे लोगों को उस गांव के नैतिकतावाद या नैतिकता को मरने का संदेश देती है या सिखाती हैं, जिससे लोग जान सके कि जिसका भी इस धरती पर जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। फॉर हु टू डम्ब फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, दिस प्लीजिंग एंग्जियस बीइंग ई रिजाइंड, लेफ्ट द वार्म प्रिंसिक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। इन लाइनों में कवि लोगों से पूछता है कि उन लोगों को दुनिया के द्वारा भुला दिया जाता है यदि कोई अपनी शांति की ज़िंदगी छोड़कर मर जाता है और वह एक सुंदर दिन की गर्म सीमा को छोड़कर चला जाता है, क्या वह यह चाहेगा कि दुनिया उसके बारे में न जान सके या दुनिया उसे भुला दे। ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग शॉल रिलाइज, सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है वह यही चाहता है कि कुछ लोग उसके दिल के नज़दीक हों और कोई उसका ऐसा दोस्त या मित्र हो जो उसके मरने पर जब उसकी आंखें खुली रह जाएं तो उन आँखों को बंद कर दे, जिससे उन लोगों की कब्र से एक प्राकृतिक रोने की आवाज़ आए और उसे ऐसा लगे कि जो मरे हुए लोग हैं उन लोगों की मिट्टी से या राख से ऐसा महसूस हो कि उनकी राख में अब भी एक आग जिंदा है। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, डस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर दाई फेट। इन लाइनों में कवि लोगों से कहता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि इन गांव के लोगों को
बिना किसी सम्मान की मौत मिली है, तो उन लोगों का कवि कलाहीन कथा से जोड़ता है और कहता है कि कभी किसी दयालु आत्मा या व्यक्ति इन लोगों की कब्रों के पास आएगा और इन मरे हुए लोगों के भाग्य के बारे में एकांत में बैठकर सोच विचार करेगा। हैप्पली सम हॉरी हेडेड स्वाइन में से ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डाउन brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो व्यक्ति इन गांव वालों के बारे में चिंतन करेगा या सोच विचार करेगा, हो सकता है कि कोई गांव का सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति या कोई बूढ़ा किसान उस चिंतन करने वाले से कहेगा कि उन किसान लोगों ने कवि को अक्सर और सुबह की झलक में देखा है, जो अपने पैरों से जल्दी जल्दी घास पर गिरी ओस को गिराते हुए सूर्य उदय को देखने के लिए ऊपर के लान की ओर जा रहा था। There at the foot of yonder nodding beech that stretches its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब लोग उस बूढ़े दिखने वाले किसान से कवि के बारे में पूछेंगे, तो वे कवि के बारे में कहेंगे कि वह व्यक्ति उस पेड़ के किनारे सर रखकर खूबसूरत जड़ों को देखता रहता था और उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करता था और बहते हुए पानी को देखकर वह अपने होठों को हिलाता रहता था। हार्ड बाय योन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न muttering his wayward fancies he would draw, now dropping woeful one like one forlorn, or crazed with care or crossed in hopeless love। इन लाइनों में कवि कहता है कि लोग ये भी कहेंगे कि वह व्यक्ति अथवा कवि उन लकड़ियों के आसपास हंसते हुए अपने मन ही मन में कुछ सोचकर बोलता रहता था या बड़बड़ाता रहता था और वह इधर उधर ही भटकता रहता था और उसकी उदासी और चिंता इस बात को दर्शा रही थी कि वह किसी बड़ी दुविधा में है या बिना किसी आशा के किसी से प्रेम में घिरा हुआ है। One morn I missed him on the customed hill, along the heath and near his favourite tree. Another came nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he। इन लाइनों में कवि कहता है कि फिर वह किसान एक दिन कहेगा कि मैंने कवि को पहाड़ी पर बहुत याद किया, उस मैदान में जहाँ वो रहता था और उसके पसंदीदा पेड़ के पास जहाँ वो उस दिन नहीं था, और अगले दिन भी न तो वह रिल के बगल में था और न ही वह मैदान में था और न ही वह उस लकड़ी पर था जहाँ वो अपनी खुशी से बैठता था। The next with dirge dew in sad array, slow through the church way path we saw him borne, approach and read, for thou canst read the lay, graved on the stones beneath yon aged throne। और अंत की लाइनों में वह किसान बोलता है कि अगले दिन उसने देखा कि जो गीत किसी की मौत पर गाए जाते हैं वो गाए जा रहे थे और कवि को एक जुलूस या लोगों की भीड़ के द्वारा चर्च की ओर धीरे धीरे ले जाया जा रहा था। और कवि कहता है कि वह किसान या बूढ़ा व्यक्ति मेरी कब्र के पास आया कि तुम उस पत्थर को पढ़ो क्योंकि तुम पढ़ सकते हो, और वह बूढ़ा व्यक्ति कांटों के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो इस कांटों के पेड़ के नीचे पत्थर है, इसके नीचे ही कवि दफन है। दोस्तों, जो थॉमस हार्डी का फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड्स नॉवल है वो इसी पोएम की 73 लाइन से लिया गया है। तो इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।